गर्भदान संस्कार, आज हम इस पर बात करें, ये क्या होता है? 23, 24, 25 की एज में कुछ हार्मोन्स इस तरह से एग्रीवेट हो जाते हैं जहाँ पे उनका रिप्रोडक्टिव स्टेज बहुत पीक पर होता है, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से कंसीव कर लेती हैं, बहुत अच्छे से अपनी फैमिली लाइफ शुरू कर सकती हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उस बॉडी में अब चेंजेस ला रहे हैं कि हम जो प्रेगनेंसी अचीव होनी थी 23 की एज में, अब वो 35 की एज में हो रही है। ये भी एक चीज़ कही जाती है कि मतलब जब आप कंसीव कर रहे होते हो तो आपको अच्छा फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहस कर रहे हो, ऑफिस से लड़कर आ Yes. रहे हो, घर में Yes. एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। ये एक बहुत ही डिवाइन एक्ट है। इसको तो सबसे पहले आप किसी भी तरह की काम वासना या फिजिकल इंटीमेसी को रिलेट करते हुए ना करिए, बिकॉज आप सिर्फ बच्चा नहीं कर रहे हो, आप एक एक सोल लेकर आ रहे हो इस अर्थ पे, और उस सोल के एक अपना कर्मा है, वो अपने कर्मों को करने के लिए आ रहा है इस दुनिया में। सो यू जस्ट कैन नॉट थिंक कि हमें बस एक बच्चा पैदा करना है। कंसीव करने की आप कोशिश कर रहे हो या प्रेग्नेंट हो तो उसमें मंत्रों की भी वैल्यू है, भजन की वैल्यू है। आप क्या सुन रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो, आप देख क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, वो सब कुछ वो आपका अपना नहीं होता, वो जो आपके अंदर है उसके ऊपर पूरा इम्पैक्ट होता है उसका। मैं तो आजकल कुछ ऐसे ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ मदर आके मुझे बोलती है कि वो क्या ही सुन रहा होगा, बच्चा तो जब पैदा हो जाएगा तब सुनेगा ना, अभी क्या ही सुन रहा होगा। बट वो यही नहीं समझते हैं कि अभिमन्यु ने तो पूरा चक्रव्यूह रच लिया था माँ के गर्भ में। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं बच्चा सुनता नहीं है, चिड़चिड़ा है और अच्छे से बात नहीं करता है, हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता। ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है, आपको तो पता है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। बहुत ही सुंदर सी एक्टिविटी है जो मैं अपनी सारी प्रेग्नेंट मदर्स को करवाती हूँ, जिसमें हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समय निकालते हैं अपने पूरे दिन की एक्टिविटी में, और हम अपने बच्चे से बात करते हैं कि आज हमने क्या किया। प्रेगनेंसी में योगा, कपल योगा भी देखते हैं, इसकी क्या वैल्यू है? हेलो एवरीवन, और आप देख रहे हैं द पूजा सिंह पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम उस पर बात करेंगे जिस पर लोग बात कम करते हैं, शायद अवेयरनेस कम है। हम बात करते हैं, हमेशा आपने सुना होगा कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि 16 संस्कार होते हैं, लेकिन अगर मैं सच्चाई कहूँ तो 16 संस्कारों के मुझे नाम नहीं पता है, क्योंकि हमें कभी बताए ही नहीं गए हैं। ये एक बड़ा ऑनेस्ट सा कन्फेशन है। लेकिन ये मैं जानती हूँ कि हर एक चीज़ की हिंदू धर्म के अंदर अपनी मान्यता है और साइंटिफिक रीज़न होता है उसके पीछे। तो आज जो हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे गर्भधान संस्कार के बारे में। गर्भधान संस्कार क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या वैल्यू है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर के, उसकी लाइफ की जर्नी को लेकर के। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर शिवी राजवंशी, प्रेगनेंसी कोच हैं और गर्भदान संस्कार एक्सपर्ट हैं। शिवी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पूजा जी। तो मैं बात कर रही थी 16 संस्कार जिनके मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मेजरली जो कहा जाता है कि जब गर्भधान संस्कार पहला होता है और एक आखिरी होता है अंतिम संस्कार। इसके बीच में कई संस्कार होते हैं, जिसमें एक होता है कंछेदन होता है, मुंडन होता है, उपनयन जिसमें कि वो धारण करते हैं जनेऊ। तो बहुत सारे होते हैं, अन्नप्राशन होता है, ये सब चीज़ें हमारे संस्कार, हाँ, विवाह संस्कार होता है, लेकिन हम इनको भूलते जा रहे थे। गर्भदान संस्कार, आज हम इस पर बात करें, ये क्या होता है? पूजा जी, जो गर्भ संस्कार होता है या गर्भधान संस्कार होता है, ये हमारे एक सोल का, जब इस अर्थ में, इस दुनिया में एक वो सोल आता है, उसका सबसे पहला संस्कार होता है गर्भ संस्कार, और उसका अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। उस सोल की जो जर्नी होती है वो इन दो संस्कार के बीच की जर्नी होती है। अब अगर हम बात करें सिर्फ गर्भ संस्कार की, तो गर्भ संस्कार से एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है, गर्भ प्लस संस्कार, मतलब गर्भ में मिले हुए संस्कार, गर्भ में मिली हुई वर्च्यूज, गर्भ में मिली हुई वैल्यूज। हर सोल अपने साथ इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे बेसिक 7 संस्कार लेकर आता है: प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर एंड ब्लेस का। बट हर उस सोल के ऊपर ये डिपेंड करता है, हर मदर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस संस्कार को ज़्यादा एम्पावर करती है। तो जब भी हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं, हमारा सबसे पहला कंटेक्स्ट आता है उस प्रेग्नेंट मदर के साथ। सो सिर्फ गर्भ संस्कार सिर्फ सोल का नहीं हो रहा है, टेक्निकली देखा जाए तो वो गर्भ संस्कार उस माँ का भी हो रहा है, जो वो संस्कार अपने बच्चे को, अपने उस न्यू अनबॉर्न बेबी को अपने गर्भ में दे रही है।
सो दैट इज़ हाउ गर्भ संस्कार स्टार्ट्स। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि गर्भ संस्कार में क्या करते हैं, देन दिस अ वेरी 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 लॉन्ग प्रोसेस, बट अ गाइडेड प्रोसेस दैट वी शुड फॉलो, एंड वी गाइड द मदर्स टू फॉलो दैट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ गर्भ संस्कार थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी। जी, तो शुरू कैसे होता है? मैंने मतलब जो आपसे बात करने से पहले मैंने स्टडी की है, उसके हिसाब से जब गर्भ धारण करना होता है, उसके भी दिन होते हैं, मुहूर्त होते हैं, टाइम होता है, एक माइंडसेट होता है, इस बारे में बताइए? सो इस चीज़ को ना एक बहुत ही प्यारे से और ईजी से एक एग्जांपल से समझते हैं। एक किसान है, एक फार्मर है, वो खेती करेगा। अब अगर उसको गेहूं की खेती करनी है या चावल की खेती करनी है, तो ऐसे नहीं है कि वो कभी भी कोई भी खेती कर लेगा। एक सेट टाइम होगा जब वो गेहूं बोएगा, या एक सेट टाइम होगा जब वो चावल बोएगा या उसकी खेती करेगा। सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फार्मर, उसको चूज करने के लिए कि उसकी वो खेती कब होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसका वो खेत कैसा है, द लैंड, क्या वो लैंड फर्टाइल है। अगर लैंड ही फर्टाइल नहीं होगा तो वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो खेती हो ही नहीं सकती। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो किस तरीके का बीज डाल रहा है। अगर वो खराब बीज डालेगा या बेकार क्वालिटी का बीज डालेगा, तब भी वो कितनी भी मेहनत कर ले, अगर बाय चांस आपका खेत अच्छा भी है, उपजाऊ भी है, बट अगर आपने बीज उसमें अच्छा नहीं क्वालिटी का डाला, तो वो फिर भी बीज नहीं, कोई खेती उगेगी उसमें। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसमें वो किसान किस तरीके का न्यूट्रिशन दे रहा है, हुँ। किस तरीके की खाद दे रहा है, किस तरीके के फर्टिलाइजर्स दे रहा है, उसको कितनी केयर से कर रहा है। यही चार फैक्टर्स एक प्लानिंग कपल, एक प्रेग्नेंट मदर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। टाइम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ द मेजर कंसर्न, स्पेशली जो मैं चीज़ देख रही हूँ आजकल के लाइफस्टाइल में। हम देखते हैं ना, पहले की जब अगर हम और 3-4 डिकेड्स पहले की बात करें, तो एक आइडियल जो प्रेगनेंसी का एज ग्रुप था वो था 20-22 साल में शादी हुई, 23 की उम्र में बच्चा हुआ, 27-28 तक की उम्र में 1-2 बच्चे और हो गए, एंड दैट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ फैमिली कंप्लीट। ठीक है, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आजकल की मदर्स जो हो रही हैं, वो जो लेडीज हैं, दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट अराउंड द एज ग्रुप ऑफ 32, 33, 35, इवन 35 प्लस ऑल्सो। बट हम ये नहीं समझते हैं, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक फंक्शन है, एक एक प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, राइट। सो बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आपको भी पता है। एक फीमेल बॉडी का अगर हम देखें, तो 13-14 साल की उम्र में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे लड़कियों के में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। हुँ। 23, 24, 25 की एज में कुछ हार्मोन्स इस तरह से एग्रोवेट हो जाते हैं, जहाँ पे उनका रिप्रोडक्टिव स्टेज बहुत अच्छा पीक होता पर है। होता है, पीक पर होता है, बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से कंसीव कर लेती हैं, बहुत अच्छे से अपनी फैमिली लाइफ शुरू कर सकती हैं। अगेन 35-40 में वो जो हार्मोन्स हैं, वो अगेन एक बदलाव लेते हैं, जहाँ पे मेनोपॉजल स्टेज आ जाती है। हुँ। अब आप ये देखिए, जो ये जो फीमेल बॉडी है, ये ऐसे ही काम करेगी, चाहे वो 4 डिकेड्स पहले की बात कर ले, चाहे हम 50 साल आगे की बात कर लें। फीमेल बॉडी का फंक्शन उसी तरीके से रहेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उस बॉडी में अब चेंजेस ला रहे हैं कि हम जो प्रेगनेंसी अचीव होनी थी 23 की एज में, अब वो 35 की एज में हो रही है। दैट्स व्हाई कॉम्प्लिकेशंस आर हैपनिंग। हुँ। सो दैट इज़ वन मेजर फैक्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द टाइम। नाउ द सेकंड फैक्टर, जो मैंने लैंड बोला कि खेती करता है किसान, एक लैंड उसका उपजाऊ होना चाहिए, यहाँ पे हम उस लैंड को कंसर्न करते हैं एज अ यूट्रस। द यूट्रस, ऑफ द यूट्रस हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखा जाता है, जो लाइफस्टाइल इश्यूज आ गए हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज में बहुत सारी फीमेल्स आजकल पीसीओएस, पीसीओडी या डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूट्रस हेल्थ रिलेटेड कंसर्न से जूझ रही हैं। that is also a very a matter of concern in today's lifestyle. So agar uterus health अच्छी नहीं है, then again it is also it may cause concerns and problems regarding the conceiving. हुँ। थर्ड, जो हमने बीज डाला था कि बीज अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, अब बीज से मेरे कहने का क्या मतलब है, जो एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है, वो एक स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। तो वो दोनों एक बीज हैं। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो अगेन वो जो एम्ब्रियो बनेगा, अगेन उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो बीज का क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट जो हमारा फैक्टर था कि उसको हमने क्या खाद किया है, क्या खाद दिया है, क्या न्यूट्रिशन दिया है। वो न्यूट्रिशन आता है मदर की एक्टिविटीज़। और न्यूट्रिशन से सिर्फ खाने के न्यूट्रिशन को मैं बात नहीं कर रही हूँ कि मदर क्या खा रही है, इमोशंस, थॉट्स। ओवरऑल न्यूट्रिशन। हुँ।
और अब यहाँ जो आपने मेरे से पहला क्वेश्चन किया था गर्भ संस्कार का, तो अब हमारा गर्भ संस्कार का जो रोल आता है वो इस प्रोजेक्ट पर आता है कि हम उस मदर को किस तरीके का न्यूट्रिशन दे रहे हैं, नॉट ओनली द डाइट न्यूट्रिशन बट मेंटल न्यूट्रिशन, इमोशनल न्यूट्रिशन एंड द फिजिकल न्यूट्रिशन, along with what activities the mother is getting engaged into। तो उन सारी चीज़ों को हम बात करते हैं फिर गर्भ संस्कार पे। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो मैं हर प्लानिंग कपल को भी कहना चाहूँगी कि बिफोर यू प्लान अ बेबी यू मस्ट look into these 4 factors। Age is very important, your uterus health is very important, and the health of you must check the quality of your egg and the sperm as well। And of course जब आप conceiving कर लेते हैं तो उसके बाद आपका nutrition and आपकी other activities also plays a role। सही टाइम कंसीविंग का कौन सा होता है? मतलब मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है हमारा, हम्म। उसके बाद होता है, हाँ एज भी आपने बताई है। हाँ सो ये टाइम कितना मैटर करता है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, ऋतुकाल बोलते हैं yes बेसिकली इसको yes इसको yes हिंदी में ऋतुकाल बोलते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है कंसीविंग का। yes तो इसकी क्या वैल्यू होती है? और दूसरा क्या है कि ये भी एक चीज कही जाती है कि मतलब जब आप कंसीव कर रहे होते हो तो आपको अच्छा फील होना चाहिए, आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहस कर रहे हो, ऑफिस से लड़ कर आ yes रहे हो, घर में yes एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसमें आप कंसीव एक तो कर नहीं पाओगे। yes क्योंकि मतलब आप डॉक्टर हो, आप ज्यादा जानते होगे कि कई बार फीमेल्स के मिसकैरेज भी इस वजह से होते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस में होती true। है। सो इस बारे में तो हमने गर्भ धारण संस्कार के बारे में तो बात किया, बट एक उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार जो उससे पहले आता है वो आता है गर्भ पूर्व संस्कार। भरपूर। गर्भ पूर्व मतलब आपको कंसीविंग करने से पहले ही अपने उस माइंडसेट को उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करना है। और एक बहुत चीज़ जो हम मिस आउट कर देते हैं ना वो ये है कि हम इसको ना एज अ टास्क समझते हैं हाँ, कि मतलब शादी हो कि गई तो शादी चलो हो बच्चे गई करने हैं। तो बच्चे, या तो सोसाइटी का प्रेशर है या फैमिली का प्रेशर है या अपने आप प्रेशर बना ले कि यार अब शादी हो गई अब चलो बच्चे करें ये करें। व्हाट आई वांट टू टेल द प्लानिंग कपल्स इज दैट कि ये ना एक बहुत ही प्योर एक्ट है, ये एक बहुत ही डिवाइन एक्ट है। इसको तो सबसे पहले आप किसी भी तरह की काम वासना या फिजिकल इंटीमेसी को रिलेट करते हुए ना करिए, बिकॉज थ्रू दिस एक्ट आप इस दुनिया में एक बहुत ही डिवाइन सोल लेकर आ रहे हैं। एक डिवाइन सोल की क्रिएचर आप आप क्रिएट कर रहे हैं इस अर्थ के लिए, जो इस दुनिया को आके एक बहुत खूबसूरत दुनिया बना देगा। सो सबसे पहले अपना जो माइंडसेट है उसको सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी या सिर्फ एक इसको एक एज अ प्रोसेस ना समझते हो, आप ये एक्सेप्ट करिए कि हम जो ये एक डिवाइन सोल का बर्थ करेंगे इस दुनिया में, वो किसी एक अच्छे ईश्वरीय काम के लिए इस दुनिया में आ रहा है। नाउ अगर आपका वो माइंडसेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, तो उसके बाद आप देखोगे कि ये जो आपकी जर्नी है, नॉट ओनली द प्रेगनेंसी की जर्नी बट उस कंसीविंग की जर्नी भी आपकी ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगी। बिकॉज आजकल बहुत कपल्स स्ट्रगल कर रहे हैं इन द फेज ऑफ कंसीविंग ओनली। प्रेगनेंसी तो बहुत बात की बात है, प्रेगनेंसी हो गई तो उसके बाद का तो स्ट्रेस अलग ही है, लेट्स मतलब वो तो एक अलग ही मुद्दा है बात करने का। बट आजकल तो कंसीविंग को ही लेके इतने सारे कंसर्न है, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर में रह के वो लोग रहते हैं कि करना है, बच्चा करना है, बच्चा करना है। इट्स नॉट दैट। आप सिर्फ बच्चा नहीं कर रहे हो, आप एक एक सोल लेकर आ रहे हो इस अर्थ पे, और उस सोल के एक अपना कर्मा है, वो अपने कर्मों को करने के लिए आ रहा है इस दुनिया में। सो यू जस्ट कैन नॉट थिंक कि हमें बस एक बच्चा पैदा करना है। यू आर क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। जो कंसीव करने के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसके बारे में जानना चाहूंगी। और ये भी कहते हैं कि जो हमारे शास्त्र और ग्रंथ कहते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी आप मतलब कंसीव करने की आप कोशिश कर रहे हो या प्रेग्नेंट हो, तो उसमें मंत्रों की भी वैल्यू है, भजन की वैल्यू है। आप क्या सुन रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो, आप देख क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, वो सब कुछ वो आपका अपना नहीं होता, वो जो आपके अंदर है उसके ऊपर पूरा इम्पैक्ट होता है उसका। सो आपने बहुत अच्छी बात करी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मंत्रों का बहुत इम्पैक्ट रहता है। इसको थोड़ा सा अगर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6th वीक में आपके जो बच्चा होगा उसकी कार्डियक एक्टिविटी मतलब उसका हार्ट रेट आ जाता है। 7th वीक में उसकी कान डेवलप होना शुरू हो जाते हैं।
और अगर हम मोटा-मोटा देखे जाएँ तो किसी की भी जो प्रेगनेंसी आइडेंटिफ़ाई होती है वो इसी के दौरान होती है। हुँ, क्योंकि 4 वीक्स तो आपकी साइकिल में निकल गया। जब आप 4 वीक्स प्लस हो जाते हो, जब आप पीरियड्स मिस करते हो, तब उसके 1-2 हफ्ते ऊपर जाके आप चेक करते हो, आप टेस्ट करते हो। जब तक आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो, आपका 6th या 7th वीक मोटा-मोटा हो जाता है, जब तक आपकी प्रेगनेंसी आइडेंटिफ़ाई होती है। अब 7th वीक में बच्चे के कान पूरे डेवलप हो गया है, बच्चे के कान बनने शुरू हो गया और 16th वीक पे बच्चा साउंड पे पूरा-पूरा रिस्पॉन्ड देता है। हुँ। अगेन ये मेडिकल है कि अच्छा। बच्चा 16 वीक पे साउंड पे रिस्पॉन्ड दे रहा है, तभी मदर को 18 से 22 वीक के बीच में किक्स महसूस होने शुरू होते हैं। हुँ। बिकॉज़ द बेबी हैज़ नाउ स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द साउंड एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस कह रहा है, दिस इज़ मेडिकली प्रूव एंड रिसर्च कह रही है कि ऐसा हो रहा है। सो अब जो आप मंत्रों की बात कर रहे हैं ना, हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि मंत्र इज़ व्हाट? मंत्र इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन साउंड। हुँ। मंत्रों में बहुत वाइब्रेशन है। आप अगर यहाँ इस एटमॉस्फेयर में भी सिर्फ़ एक ओम चैंटिंग भी आप चला दोगे ना, तो आप देखोगे इस प्लेस का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा एकदम से। हुँ, हुँ, इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशन साउंड। सो क्यों मंत्र सुनना चाहिए? बिकॉज़ बच्चा सुन रहा है। हम लोग ना यही सोचते रहते हैं कि अच्छा बच्चा क्या सुन, बहुत मदर्स के मेरे मैं बीइंग अ प्रेगनेंसी कोच, मैं तो आजकल कुछ ऐसे-ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ मदर आके मुझे बोलती है कि वो क्या ही सुन रहा होगा। बच्चा तो जब पैदा हो जाएगा तब सुनेगा ना, अभी क्या ही सुन रहा होगा। बट वो यही नहीं समझते हैं कि अभिमन्यु ने तो पूरा चक्रव्यूह रच लिया था माँ के गर्भ में। हुँ, हुँ, और हुँ। अभिमन्यु तो एक बहुत ही छोटा-सा, बहुत ही लाइक नॉट छोटा, बहुत ही बेसिक सा क्लासिक एग्ज़ाम्पल है। हुँ। आप उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहिब की बायोग्राफ़ी पढ़िए। उनके पिताजी अपने उनके मदर के पेट पे जब वो प्रेग्नेंट थे तो तबला का ऐसे-ऐसे मूवमेंट्स करते थे। अच्छा। उन्होंने वहाँ से तबला सीखा। ऐश्वर्या मज़ुमदार, शी वाज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट, चाइल्ड सिंगर, जिसमें यूट्यूब में उनकी मदर ने ये बोला है कि ये मेरे पेट में गर्भ में थी, मैं एक गाना गाती थी, आज जाने की ज़िद ना करो। और ये गाने की हमने कभी इसको प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग नहीं दी और 6 या 5 साल की उम्र में उसने अपने आप ये गाना शुरू कर दिया। अनदर वेरी लीडिंग एग्ज़ाम्पल, अगर थ्री इडियट्स तो सबने देखी है। थ्री इडियट्स में उस बच्चे ने जब बॉर्न हुआ, उसने ना ब्रीथ किया, ना लात मारा, बट जब सबने ऑल इज़ वेल बोलना शुरू किया, उसने एकदम से लात मारा। क्यों? क्योंकि उसने पूरी प्रेगनेंसी में मोना सिंह के पेट में करीना ऑलवेज़ वेल कपूर और सुना आमिर खान से सिर्फ़ ऑल इज़ वेल सुना था। सो ये बहुत ही लीडिंग एग्ज़ाम्पल्स हैं जो ये दर्शाता है कि बच्चा गर्भ में सब सुन रहा है। और अगर बच्चा गर्भ में सब सुन रहा है तो क्या हमें उसे अच्छी चीज़ें नहीं सुनानी चाहिए? है। एंड मंत्रा, भजन, ओम चैंटिंग, अगर हम बात करें किसी भी तरीके की कोई भी जो भी आप रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, उसमें हर चीज़ में एक आपका एक एक रिलीजियस कुछ स्क्रिप्चर्स होते हैं, यू कैन रीड दैट। आप वो बोलिए, आप बोल नहीं सकते हैं, एटलीस्ट म्यूज़िक चलाइए, प्ले करिए। उसके साथ-साथ एक बहुत ही प्यारा-सा म्यूज़िक होता है, मोज़ार्ट म्यूज़िक। हुँ, हुँ। जो कि मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, फॉर ऑल द प्रेग्नेंट कपल्स, प्लीज़ प्ले मोज़ार्ट म्यूज़िक ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। ये बहुत ही प्यारा सा ईज़िली अवेलेबल म्यूज़िक है जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हुँ। वेरी, वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग म्यूज़िक। सो आपको कुछ नहीं करना, बस अपने स्पीकर पे मोज़ार्ट म्यूज़िक प्ले करके रखना है एंड शांति से बैठना है, आँख बंद करके, एंड द म्यूज़िक विल डू इट्स वर्क। तो ये जो पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं बच्चा सुनता नहीं है, चिड़चिड़ा है और अच्छे से बात नहीं करता है, हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता, ये सब चीज़ें जो है क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। आपको तो पता है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। ट्रू। एंड ये जो आपने ना बहुत प्यारा सा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया कि बच्चा सुनता नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि हम बच्चे से बात करना तब शुरू करते हैं तकरीबन 3-4 साल की उम्र में, जब बच्चे के पास सारा वो इन्फॉर्मेशन है हमें जवाब देने का। जब बच्चे के पास सारा वो कैलिबर है, सारा वो पोटेंशियल है हमसे आर्ग्यू करने का। हमने कभी सोचा है कि हम बच्चे से गर्भ में बात करना शुरू करें? हुँ, गर्भ संवाद हम कहते हैं इसको। ओके। एंड ये बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी एक्टिविटी है जो मैं अपनी सारी प्रेग्नेंट मदर्स को करवाती हूँ, जिसमें हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा समय निकालते हैं अपने पूरे दिन की एक्टिविटी में और हम अपने बच्चे से बात करते हैं कि आज हमने क्या किया। एंड वी डेवलप दैट लिसनिंग क्वोशिएंट इन आवर चाइल्ड। आजकल आपने हुँ, देखा ना, लिसनर्स, गुड लिसनर्स बहुत बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम कोई हमारी बात सुनता है तो हम कहते हैं यार वाओ, यू आर अ वेरी गुड लिसनर। तो क्या वो क्वालिटी हम अपने बच्चे में नहीं इनकलकेट कर सकते? और उसकी बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है।
वी हैव टू टॉक टू आवर चाइल्ड। गर्भ संवाद हम करते हैं जिसमें हम मदर्स को सिखाते हैं आप कैसे अपने बच्चे से बात करो, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे के पास सिर्फ एक चीज़ है करने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए। तो एटलीस्ट जब वो बड़ा होगा ना, तो उसको पता होगा कि अच्छा ये मेरी मम्मा बोल रहे हैं तो मुझे सुनना है। और वाई ओनली मदर्स, इवन फॉर फादर्स ऑल्सो। मैं तो ये प्रैक्टिस मदर फादर सबसे करवाती हूँ। इवन अगर जॉइंट फैमिली है तो आई टेल देम, इवन ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी विद द अनबॉर्न चाइल्ड। टॉक टू द बेबी, टेल देम कितनी सुंदर दुनिया है, हम कितना वेट कर रहे हैं आपका यहाँ पे, यू नो हु ऑल आर द फैमिली मेम्बर्स। उसको एक्नॉलेज कराओ, उसको बताओ अपने बारे में, अपनी तभी फैमिली वो के बारे कनेक्ट में। फील होता है फैमिली के एग्जैक्टली साथ। exactly. गर्भ संवाद से ना हम एक बहुत प्यारा सा इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करते हैं अपने बच्चे के साथ। और ये यहाँ पे मदर्स को बहुत लैक ऑफ नॉलेज रहता है, उन्हें लगता है हम क्या बात करें, कैसे बात करें। ऐसा नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। जैसे आज हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, आपको सिंपल एक शांत एरिया में बैठ के अपने बच्चे से बात करना है, आपका दिन कैसा गया, आपने क्या क्या किया, हाउ डिड यू फील, शेयर योर फीलिंग्स, ताकि बच्चा सुने, बच्चे को पता चले कि अच्छा मेरी मम्मी बोल रही है तो मुझे सुनना है, ताकि आगे जाके 3 साल या 5 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम ना उठे कि मैं तो बोलती रहती हूँ ये तो सुनता ही नहीं है। सो दैट इज वेरी। अब एक कंसेप्ट और है कि कहते हैं कि पहले कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है या मेरी बहू प्रेग्नेंट है, अब कहा जाता है वी आर प्रेग्नेंट। तो ये कपल रोल क्या प्रेगनेंसी में रोल निभाता है ये? कपल रोल आई वुड से कि पार्टनर्स रोल बेसिकली अगर पार्टनर। हम बात करें, तो पार्टनर रोल सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, मैं कहूँगी पार्टनर रोल ड्यूरिंग लेबर, एंड स्पेशली पार्टनर रोल आता है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम जिसे हम कहते हैं आफ्टर द प्रेगनेंसी वाला प्रेगनेंसी। टाइम, जब बच्चा डिलीवर हो गया है। सो प्रेगनेंसी में तो मैं देख रही हूँ आजकल सारे कपल, सारे पार्टनर्स बहुत ही एंथुजियास्टिक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहता है, पूरा पैम्परिंग रहता है, पूरा सपोर्ट रहता है, विच इज़ वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी सीइंग, बिकॉज अगेन अगर हम देखे जाएं हमसे कुछ 30-40 साल पहले की बात, तो शायद फादर्स इतने इन्वॉल्व नहीं नहीं होते थे। होते थे। अगर हम अपनी ही मदर्स की प्रेगनेंसी देखें, शायद जब हम लोग हुए थे, हमारे सिबलिंग्स तो छोटे थे। हमारे सिबलिंग्स थे या हम लोग थे, तो फादर्स का इतना रोल नहीं रहता था। उनका काम बस ये होता था कि सुबह ऑफिस जाना है, शाम को घर आना है, बाकी मम्मी सब को ही मम्मी ने देखना है। देखना है। सो दैट वाज, बट आज ये जो ट्रेंड चला है दैट वी आर प्रेग्नेंट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनफैक्ट कॉन्सेप्ट। अब जो अगर फादर है उसको तो छुट्टी मिलती है हाँ, प्रेगनेंसी हाँ, डिलीवरी के हाँ, बाद। पैटर्निटी लीव दे गेट पैटर्निटी फॉर 3 लीव मंथ्स, मिलती है। या बट इसमें भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है कि प्रेगनेंसी में तो हम ये साथ निभा ले साथिया वाला कर रहे हैं, बट लेबर और पोस्टमार्टम, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि मैंने वो पेरेंट्स देखे हैं, वो फादर्स देखे हैं जो पूरी प्रेगनेंसी में सब कुछ पूरा साथ दे रहे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है। जहाँ मदर लेबर रूम में गई, वहाँ पे बस वो अब कब हो हो रहा गया है, बस। हाँ। कब हो रहा है, हो क्यों नहीं रहा, अरे और कितना टाइम लगेगा, वहाँ वो पेशेंस लूज कर देते हैं। एंड देन वहाँ पे मेरी अलग फिर मुझे उनको काउंसिल करना पड़ता है दैट प्लीज़ गिव हर लेबर सम टाइम, बिकॉज अगर आप नॉर्मल लेबर कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ऑप्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा डिलीवरी रूम में गए और बच्चा हो गया। आपका लेबर जो है वो 2 घंटे से लेकर 20 घंटे तक भी चल सकता है। वहाँ पे पार्टनर्स लूज पेशेंस। सो सिर्फ जो आपका वो रोल है वो सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं है, लेबर में भी है। You have to give it some time. You have to support the mother in every best possible manner. Plus उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो आता है पार्टनर्स का, वो आता है पोस्टपार्टम में। अब पोस्टपार्टम में क्या होता है ना कि 9 महीने की जर्नी में तो मदर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कि भाई उसकी कोख में बच्चा है, उसके हिसाब से सब कुछ करो। इवन पार्टनर भी पूरी दुनिया से लड़ लेता है कि भाई इसको टेंशन नहीं देना है, इसको स्ट्रेस नहीं देना है। अब जहाँ बेबी हो गया, अब वहाँ क्या होता है कि वो जो सारा अटेंशन मदर को मिल रहा था वो जाके शिफ्ट हो जाता है बच्चे पर। न्यू बॉर्न पर। एंड नाउ मदर इज लेफ्ट असाइड। अब मदर को बच्चे को फीड भी कराना है, मदर को बच्चे को सुलाना भी है, उसका ध्यान भी रखना है। बट हम ये भूल जाते हैं कि मदर की बॉडी भी अगेन इज गोइंग टू फिजिकल चेंजेस। उसकी बॉडी में फिर से एक बहुत बड़े लेवल पे हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड है, पोस्टमार्टम हार्मोनल चेंजेस का डिप्रेशन। मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी, जब मेरा बेटा हुआ, दिखाया उसको, देन उसके बाद जब हम लोग वापस घर आ रहे, मैंने अपने बेटे को देखा, मेरे को मैं रोने लगी देख के। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्यों रो रहा है, बच्चा बदल दिया हमारा। एंड आई वाज क्राइंग लाइक इडियट।
सो वो जो फेज़ होता है ना, हम सीधा हर फेज़ को बोल देते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एक्चुअली पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऐसे नहीं आता है। सबसे पहले आता है सिर्फ़ पोस्टपार्टम ब्लूज़ या बेबी ब्लूज़। वो रहते हैं मुश्किल से आपके 2-3 हफ़्ते का टाइम। यहाँ पे थोड़ा-सा हार्मोनल चेंजेस आता है, दैट इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि आपको थोड़ी एंग्ज़ायटी भी होती है, आपको थोड़ा लगता है कि न्यूबॉर्न हुआ है, स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम मॉम्स, कि कैसे कैसे संभालेंगे, सँभालेंगे, कैसे एक सेंस करेंगे? ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एग्ज़ैक्टली, कि तो वो चीज़ होती है। हुँ, बट अगर उस टाइम पे अच्छे से केयर नहीं होती है ना, तो वो फ़ेज़ डेवलप हो जाता है फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। डिप्रेशन डायरेक्ट आपको में। डिप्रेशन नहीं होता, लाइक डायरेक्ट आप आपको सिर्फ़ एक्चुअली लोगों को शायद डॉक्टर समझ में नहीं आता नहीं आता। कि वो डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। हर एग्ज़ैक्टली, बात पे चिड़चिड़ा होना, चीज़ें उठा के फेंकना, बात किसी से नहीं करना, जब बात हो तो आर्ग्यू करना, ये आई गेस लोग समझ नहीं पाते कि ये डिप्रेशन का एक हिस्सा है। हिस्सा है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि पार्टनर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है टू प्रोवाइड सीपीआर। एंड नाउ बाय सीपीआर आई डोंट मीन बाय कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, आई मीन कम्फर्ट, प्रेज़ एंड रीअश्योरेंस। दे हैव टू गिव अ कंफर्ट टू द मदर्स, और ये सिर्फ पार्टनर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दे हैव टू प्रेज द मदर्स दैट एवरीथिंग यू आर डूइंग द बेस्ट, एंड दे हैव टू रीअश्योर द मदर्स कि वट एवर हैपन्स आई एम देयर फॉर यू। हुँ। और वो सीपीआर की लैकिंग हो जाती है फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं ये कहूँगी कि आजकल जो वी आर प्रेग्नेंट का फेज आ रहा है, वो बहुत प्यारा फेज है, बट उस फेज को आप आगे की जर्नी तक भी मेंटेन करके रखिए। सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं बोलना है हमें कि हम वी आर प्रेग्नेंट, हम वी आर गुड पेरेंट्स, वी आर पार्टनर्स, लाइक वी आर, हम एक अपने बच्चे के लिए एक अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। दैट माइंडसेट हैज टू बी देयर। इसमें प्रेगनेंसी में योगा, कपल योगा भी देखते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है? सो कपल योगा जैसे हमने बात की, एक तो होता है हमारा नॉर्मल, हम अगर हम बात करें कि मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए, सो मदर की फिजिकल हेल्थ में एक्सरसाइजेस, योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आजकल हम देखते हैं, अगेन देखो, मैं पता है हर एग्जांपल को ना, मैं जब आजकल देख रही हूँ ना, ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 30-40 साल पहले का ही टाइम देख रही हूँ। सो मदर्स वर वेरी एक्टिव, हालांकि दे वर नॉट वर्किंग, लेकिन घर ऑफिस नहीं के जाती काम थी। तो मम्मी सुबह 5 से लेकर के रात को 10 बजे तक एग्जैक्टली, कंटिन्यूअस करती थी। एग्जैक्टली, दे वर सो एक्टिव, दे वर सो वर्किंग। और आप मुझे बताओ, 40 साल पहले आपने कितने सिजेरियन बेबीज सुने होंगे? हार्डली, शायद कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आई होगी प्रेगनेंसी में तो शायद सिजेरियन हुआ होगा, अदरवाइज नॉर्मल, एवरीथिंग, एवरी चाइल्ड वाज बीइंग नॉर्मली डिलीवर्ड। व्हाई? बिकॉज उनका फिजिकली एक्टिव इतना ज़्यादा था कि हमारी मसल्स होती हैं, हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, अगर उन पे काम किया जाए तो यू कैन अचीव अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी वेरी स्मूथली। और अगर आप वहीं पर ही पूरा दिन अपने सोफे पे, अपने चेयर पे बैठ के बस काम कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स द मसल्स विल नॉट गेट स्ट्रेंथेंड, द मसल्स विल नॉट गेन एनी स्ट्रेंथ टू डिलीवर अ चाइल्ड। सो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आजकल सिजेरियन के केसेस आप बताओ कितने बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हम हैं। आई थिंक हर सेकेंड मदर को अगर हम देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट डिलीवरी, every second third mother is delivering cesarean. Why? Because they are not ready, the body is not ready. So exercises का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। जब हम एक्सरसाइज या योगा की बात करते हैं, हम बेसिकली उनकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दैट बिग डी डे, जहाँ पे हम मसल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पूरे पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सो दैट यू अटेन अ नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी। सो एंड नॉट ओनली दैट, अगर हम देखें मोटा मोटा तो आजकल बैक पेन के केसेस, बॉडी स्टिफनेस के केसेस बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतने बढ़ गए हैं, बिकॉज मदर्स का कोई एक्टिव लाइफस्टाइल ही नहीं है। हुँ। सुबह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम, कि अब तो जाना भी नहीं पड़ता। पहले तो फिर भी पार्किंग तक थोड़ा सा बहुत चल के चले जाते थे, या पार्क करी कार और अपने ऑफिस तक चल के चले गए। फिजिकल अब एक्टिविटी तो कुछ ऑलमोस्ट भी कम हो फिजिकल गई है। एक्टिविटी नहीं है। और हमारा थैंक्स टू ऑल द मशीन्स वी हैव, हमारे पास कपड़े धोने से लेके बर्तन धोने से लेके सब चीज़ों की हमारे पास मशीन है, और जिस चीज़ की मशीन नहीं है उसके पास हमारे पास हाउस हेल्प है। हुँ। सो वी आर सो मच प्रिविलेज कि हम उठ के कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि ये सारे फैक्टर्स अब हो गए हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी ये सब चीज़ें बुरी हैं, टाइम के साथ हम सब बदलते हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू बट अडेप्ट, बॉडी तो अपनी है, बट बॉडी तो अपनी केयर है। तो हमें ही करनी है। एग्जैक्टली तो अब क्योंकि हम इन जनरल ये सब नहीं कर रहे हैं, तो अब हमें एक्सरसाइज पे फोकस करना पड़ रहा है। अदरवाइज हमारी मम्मियों को देखो या हमारी दादी नानियों को देखो, कौन सुबह उठ के ऐसे कोई स्पेशल एक्सरसाइज करता था? कुछ भी नहीं करता था, वो चक्की इतनी चलाते थे। आजकल हम क्या करें, एक बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ। आजकल ना हम पेल्विक रोटेशन हमें बहुत करवानी पड़ती है,
जस्ट दिस मूवमेंट, पेल्विक रोटेशन। दिस यस, ये मैं स्पेशली मैं अपना जो प्रोग्राम करती हूँ, हमारा प्रेगनेंसी केयर प्रोग्राम, तो उसमें मैं ये एक्सरसाइज बहुत करवाती हूँ कि आपके पेल्विक को रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें स्पेस बनेगा। आपके पेल्विक में जैसे जैसे स्पेस बनेगा, आपके बच्चे का डिलीवरी उतना स्मूथ हो जाएगा। हमारी मम्मियाँ क्या करते थे, चक्की वाला पोज आपको याद है? वही सेम चीज़ आज हम, चक्की चलाना, चक्की ऐसे चलाना, से मसाला ये कूटना एंड स्क्वाट्स करना, पोछा पोछा लगाना। लगाना। आप बिलीव नहीं करोगे पूजा जी, आज की डेट में जो भी प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस हम करा रहे हैं वो ना, सब यही है। वो यही है। ऑनेस्टली यही है, बस हमने उनके नाम बदल दिए। क्या क्या नाम दिए? वो पोछा लगाने वाले को क्या नाम पोछा दिए? लगाने को हमने डक वॉक बोल दिया, कि अच्छा। बैठ के हम डक की तरह वॉक करें। बेसिकली करते क्या थे कि अपने पैरों पे बैठ के हाथों से पोछा लगाते थे, आगे पीछे मूव करते थे। आज हम वही चीज़, पोछा नहीं पकड़ा रहे हैं, बस उनको हाथ दोनों ज़मीन पे लगा के उनसे डक वॉक करा रहे हैं। जो हमारे वो थे चक्की चलाना, हमने उनको पेल्विक रोटेशंस बोल दिया कि आपको पेल्विक रोटेशंस करनी है। जो मसाला कूटना या नीचे की किचन होती थी, आपको हाँ हाँ, याद होगा, बैठा तो हर कर। चीज़ ऊपर से उठा के नीचे बैठना, हर चीज़ ऊपर से उठा के नीचे, हम उनको स्क्वाट्स बोलते हैं। हाँ। करते क्या थे, वही तो करती थी मदर्स, स्क्वाटिंग ही तो करती पहले थी। बैठकर ही होती थी। बैठ के कहते हर चीज उठाने के लिए ऊपर उठना पड़ता था, तो दे वर डूइंग स्क्वाट्स ओनली। अब तो घुटनों की दिक्कत इतनी बढ़ गई है कि प्रेग्नेंट ना भी हो फीमेल तो घुटनों में दर्द वो हो क्यों जाती बढ़ है। रही है? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, दैट्स द ओनली कंसर्न। आज की डाइट में हम देखें ना, नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, कि 90% ऑफ मेडिकल कंसर्न्स जो लोगों को हो रहे हैं, बीइंग इट मेल और फीमेल, दैट्स द लाइफस्टाइल इश्यूज। टाइप 2 डायबिटीज इतना बढ़ गया है, वो क्या है? वो सिर्फ लाइफस्टाइल इशू है, नथिंग एल्स। सो लाइफस्टाइल इज मेजर मेजर कल्प्रिट। गर्भधान संस्कार में फूड का क्या इम्पोर्टेंस है? फूड इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फूड की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने मंत्रों के लिए कहा कि हाई वाइब्रेशन म्यूजिक होता है, ऐसे ही फूड भी हमें एक हाई वाइब्रेशन खाना चाहिए। हाई वाइब्रेशन लाइक हाई वाइब्रेशन लाइक, अगर हम बात करें एक सात्विक फूड की, सात्विक फूड इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन फूड। बट अगर आप कोई ऐसा खाना खा रहे हो जहाँ पे एक फियर का इमोशन है, या जहाँ एक एंग्जाइटी का नॉन इमोशन है, वेज मतलब यस, जहाँ एक पेन का इमोशन है, तो आप बेसिकली अपने बच्चे को वही वही इमोशंस फीड कर आंसर रहे दे हो रहे हो। एक्चुअली। एग्जैक्टली। सो स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स को, और अगर आप वेस्टर्न, इवन वेस्टर्न रिपोर्ट्स भी आप देखोगे ना, तो वेस्टर्न रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि प्रेग्नेंट मदर्स को नॉनवेज कम खाना चाहिए, बिकॉज कई बार अनकुक्ड नॉनवेज जो होता है ना, दैट इज अगेन कॉजिंग मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये तो हमारा वेस्टर्न साइंस बोल रहा है, बट हमारे शास्त्रों में कितनी इंपॉर्टेंस है सात्विक फूड की। एंड सात्विक फूड इज़ लाइक सच अ हाई वाइब्रेशनल फूड, कि जिसमें आपको मैं फूड की बात कर रही हूँ, हम पानी की बात करें तो पानी हैज़ मेमोरी। पानी में हाँ। क्रिस्टलाइजेशन का एक रिसर्च हुआ था। या इवन आई इवन हर्ड। अगर यहाँ पे पानी रखा है, मैं तो कहती हूँ हर प्रेग्नेंट मदर को कि उसमें भी आप वो भी जो आप पानी पी रहे हो ना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर गर्भ संस्कार। बिकॉज उस पानी के ग्लास को भी अगर आप, एक्चुअली ये मैंने जो सुना है, मतलब जो हमारे पहले होते थे कि सबके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, यस क्योंकि आपको जो पानी पिला रहा है वो किस यस मंशा से पिला रहा यस है, वो मंशा उसकी उस पानी में यस होती है। यस एंड सेम गोज फॉर द फूड ऑल्सो, कि हम्म। फूड भी आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक प्रेग्नेंट मदर को या तो कोई फैमिली मेम्बर बना के खिलाए, या वो खुद बना के खिलाए। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, और अगर उसको कुक्ड मील ही मिलने को, खाने को मिल रहा है, तो मैं मदर को बोलती हूँ कि आप थोड़ी देर उस खाने को सामने रख के उसमें हाई वाइब्रेशन दीजिए, कि ये खाना मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए हेल्दी है। हेल्दी है। उस खाने की वाइब्रेशंस को आप बदल इनफैक्ट दीजिए। खाना खाने से पहले अभी भी कई जगह पर हाथ जोड़े हाथ जाते हैं, जोड़े जाते हैं। थैंक यू बोला जाता है उस खाने को। यस अन्नपूर्णा माता को थैंक यू बोलते हैं, फिर खाते हैं। और खाना खाने के बाद भी, यस मतलब कई जगह देखा है कि खाने की प्लेट में हाथ धो देते हैं, विच इज नॉट गुड। गुड। वो आप खाने को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल, तो आप देखो खाने में कितना हाई वाइब्रेशन है। हम्म। और वही चीज़ हम, वही इसलिए मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को स्पेशली फोकस किया जाता है कि एक अच्छी सात्विक डाइट लेने के लिए, उसके साथ साथ जितना ज़्यादा न्यूट्रिशनल फूड आप खा सकते हैं। अब एक न्यूट्रिशनल फूड पे भी ना एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसर्न आ जाता है, कि अगर हम बात करें कि प्रेग्नेंट मदर की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो 300 से 500 कैलोरीज बढ़ जाती हैं एज अ नॉर्मल सिनेरियो। तो अगर एक प्रेग्नेंट मदर है,
अगर वो बिफोर प्रेगनेंसी 1200-1500 कैलोरीज खाती थी, तो शायद उसको अब 1800 से 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट मदर्स अब यहाँ पे क्या करती है कि उनको ये नॉलेज नहीं होता कि जो हमारा वो प्लेटर है, जो हम खाने का वो प्लेट खा रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज इक्वल होनी चाहिए, वो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। अब वो बैलेंस डाइट में कैसे बनाएंगे? सपोज एक रोटी खाई या 2 रोटी खाई, अब हमें भूख लगी, ऑफ कोर्स बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, भूख लगेगा, देयर इज नो डाउट इनटू दैट। बट हम क्या करते हैं कि हम हाँ 2 रोटी के बाद 2 रोटी और खा लेते हैं, या चावल के बाद 1 बाउल चावल और खा लेते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि यार 1 रोटी एक्स्ट्रा खाने की बजाय 1 बाउल ऑफ दाल एक्स्ट्रा खाएं, या 1 बाउल ऑफ वेजिटेबल एक्स्ट्रा खाएं, क्योंकि सिर्फ कार्ब्स ही हमारे को नहीं देना है बॉडी में, हमें बॉडी में प्रोटीन्स भी देना है, हमें बॉडी में मल्टीविटामिन्स मिनरल्स भी देने हैं। सो वो चीज़ें हमें दाल से, सैलड से, सब्जियों से, कर्ड से वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। बट हमारा फोकस कहाँ रह जाता है कि अच्छा भूख लगी, चलो सबसे पहले जाके 1 रोटी और खा लो, या थोड़े से चावल और ले लो। तो मदर्स को मैं ये कहूँगी कि जब भी आप अपने खाने की प्लेटर देखें, ऑलवेज बैलेंस योर न्यूट्रिएंट्स इनटू दैट प्लेटर। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस ना उसमें करें। मतलब वैरायटी भी हो यस और उसमें आपका पेट भी भर जाए। यस यस। सो आजकल वो कलरफुल प्लेटर का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, हाँ, कि आपकी एग्जैक्टली, प्लेट बहुत कलरफुल होनी चाहिए, रेनबो होना रेनबो चाहिए प्लेटर। हाँ, प्लेट। सो वो यही है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस नहीं करना, सिर्फ वाइट राइस पे या ब्राउन चपाती पे फोकस नहीं करना, आपके पास वेजिटेबल्स होनी चाहिए, आपके पास सैलड्स होना चाहिए, आपके पास, और प्रोटीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मदर्स को ये नहीं पता होता, प्रोटीन आपके पूरे बच्चे की फॉर्मेशन कर रहा है। प्रोटीन आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको मोटा नहीं कर रहा है, प्रोटीन आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, आपके बच्चे की फॉर्मेशन कर रहा है, बोन्स की फॉर्मेशन कर रहा है, मसल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। सो प्रोटीन बहुत मिस आउट कर देती हैं मदर्स। सो डाइट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सात्विक डाइट एंड अ बैलेंस डाइट फॉर एवरी प्रेग्नेंट मदर। तो एज अ गर्भदान संस्कार एक्सपर्ट, आप जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? मतलब 10 टिप्स कौन से ऐसे होंगे जो आप उनको देना चाहेंगी? सो जब मैं गर्भ संस्कार करवाती हूँ ना अपनी मदर्स को, तो मैं 4 मेन एरियाज पे फोकस करती हूँ। पहला है हमारा इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट, इंटेलेक्चुअल एरिया, फिजिकल क्वोशिएंट, इमोशनल सोशल क्वोशिएंट एंड स्पिरिचुअल क्वोशिएंट्स। तो अगर हम इन 4 एरियाज पे काम कर लेते हैं ना, तो आप मोटा मोटा देखना पूजा जी, एक माइंड, बॉडी और सोल को इन 4 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा ब्रेन चाहिए, एक अच्छा शरीर चाहिए, एक अच्छा इमोशनल और सोशल माइंडसेट चाहिए, और एक अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए अपने अंदर टू कनेक्ट विद दैट सुप्रीम पावर। और गर्भ संस्कार में हम इन्हीं 4 मेन चीज़ों पे काम करते हैं। जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट की, हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द बेबीज ब्रेन इन द वूम। साइंस कहती है कि बच्चे का 80% ब्रेन डेवलपमेंट वूम में हो जाता है। और रही सही जो हम बच्चे को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कराते हैं ना, 10-20% वो सिर्फ है। बाकी का 10-20% है। मेन बच्चे का डेवलपमेंट 80% आपने वूम में कर दिया, आपने बच्चे का ये डिज़ाइन कर लिया कि बच्चे का ब्रेन कैसा होगा, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी कैसी हो। एग्जैक्टली। सो मदर्स को मैं एंगेज करती हूँ सम ब्रेन एक्टिविटीज़ में। अब ब्रेन की बात करें तो एक हमारा लेफ्ट ब्रेन है, एक हमारा राइट ब्रेन है। जो लेफ्ट ब्रेन है दैट इज़ लॉजिकल ब्रेन, राइट ब्रेन है दैट इज़ अ क्रिएटिव ब्रेन। सो हमें सिर्फ ये नहीं करना कि हमें एक ब्रेनी बच्चा चाहिए, बट हमें एक क्रिएटिव बच्चा भी चाहिए। सो हम एंगेज करते हैं मदर्स को सम काइंड ऑफ लॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू। तो मैं इनक्रेज करती हूँ कि आप वो न्यूज़पेपर का सेकंड पेज आता है ना, डेली टाइम्स, गुड़गांव टाइम्स का, जिसमें वो पूरा एक आधा पेज होता है एक्टिविटी से भरा हुआ, खोलो और करो। ऑफिस जाते हुए रास्ते में करो, आधा घंटा टाइम मिल रहा है दिन में, वो करो। एंगेज योरसेल्फ इनटू दोस लॉजिकल एक्टिविटीज। ऑल्सो अगर आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में थे, बहुत सारी मदर्स को देखते थे पेंटिंग करते थे पहले, स्केचिंग करते थे, आप प्रेगनेंसी में छोड़ दिया। अरे क्यों छोड़ दिया यार, ये तो सबसे बेस्ट टाइम है। जाकिर हुसैन साहब ने तो तबला बजाना ही मम्मी के गर्भ में सीखा था, तो आपका बच्चा तो पता नहीं कितना बड़ा पेंटर आर्टिस्ट बन सकता है अगर आप पेंटिंग करते हो। तो वाई यू आर स्किपिंग दैट एक्टिविटी? सो एंगेज योरसेल्फ इन क्रिएटिव एक्टिविटी ऑल्सो, जहाँ पे आपके बच्चे का राइट ब्रेन भी डेवलप होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वेश्चन की, दैट इज़ योर हेल्दी बॉडी। सो हेल्दी बॉडी में एक डाइट, हमने कहा डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह का मदर न्यूट्रिशन ले रही है उस पर काम करना है। एंड द फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी, मदर किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही है।
तीसरा हम बात करते हैं इमोशनल सोशल क्वोशंट की। अब इमोशनल सोशल क्वोशंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारा। यहाँ पे हमें एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना है हमारे बच्चे के साथ, जहाँ पे हम स्पेशली जो एक्टिविटी कराते हैं वो कराते हैं गर्भ संवाद की। बच्चे से बात करना शुरू करिए, बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाइए, बच्चे को अच्छे अच्छे स्टोरी मंत्रा बुक, हाँ, चैंटिंग, मंत्र स्टोरी स्टोरी, बुक्स, हाँ। पोएम्स हो गया, कुछ भी, मतलब जो भी अच्छा आपको अच्छा लगे, आपके बच्चे को अच्छा लगे। बहुत लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, मैं कहूँगी बहुत प्यारी प्रैक्टिस है। अगर कोई प्रेग्नेंट माता भगवत गीता, मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी में भगवत गीता पढ़ी है, अगर आप ये कर रहे हैं, इट्स वेरी 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 गुड थिंग दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। और लास्ट जो मैं कहूँगी स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ये सारी जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं ना, बच्चे के लिए, बच्चे से बात करना, बच्चे के लिए ब्रेन का डेवलपमेंट करना, बच्चे के लिए अच्छा खाना, स्पिरिचुअल क्वेश्चन में ना मैं कहूँगी मदर्स को कि गिव टाइम टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ। दिन में सुबह के 10 मिनट और रात के 10 मिनट अपने लिए निकालो, अपने आप से बात करो, अपने आप को दो। अगर आप सुबह के 10 मिनट अपने आप को दे के 10 मिनट बैठ के शांति में बैठ के थोड़ी सी ब्रीदिंग करके थोड़े से अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे ना, आप देखोगे आपका पूरा दिन कितना अच्छा जाएगा। आपके पास ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी, ऑफिस भी संभालने की, घर भी संभालने की, बच्चा भी संभालने की, सब कुछ करने की। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मदर्स इतना सब कुछ करती रहती कि हैं हमारे पास सबके लिए। हमारे लिए अपने पास टाइम नहीं मिलता। नहीं, निकालो टाइम, हम्म। निकालना ज़रूरी है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट सुबह के और 10 मिनट रात के। अगर आपने वो अपने लिए टाइम निकाला ना, आप खुद देखोगे आपकी लाइफ में इतना बदलाव आएगा कि आपको लगेगा कि मेरे पास सबके लिए टाइम है। हम्म। अपने लिए तो है ही यही, बट सबको मैं इतने प्यार से, क्योंकि क्या होता है ना, मदर्स करती तो हैं, लेडीज वो करती तो एक है। कहते तो है कि मतलब अगर एक घर की जो फीमेल है वो खुश है तो पूरे फैमिली को खुश रख सकती है, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब्ड है एग्जैक्टली, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी। एग्जैक्टली। तो वो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और वो खुश सिर्फ दिखाने के लिए या सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअली होना चाहिए। इंटरनली वो हैप्पीनेस, वो आप कहते हो ना, कई बार वो खुशी ना फेस से दिख जाती दिख है, जाती वो है। पता चल जाता है। कोई अगर सैड होता है ना, तो आप कैसे वो चेक इसीलिए बता कहते देते हैं हो। चेहरा जो है आपका आईना होता है, एग्जैक्टली, आप जैसा अंदर से महसूस कर रहे हैं एग्जैक्टली, वैसा रिफ्लेक्ट होता है। एग्जैक्टली। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, तो आप कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी फिल्टर लगा लो अपने पोस्ट पे, बट वो दिख जाता है दिख कि यू जाता आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। सो ये सब चीज़ें हैं जो मैं कहूँगी कि एवरी प्रेग्नेंट मदर शुड डू एंड शुड फॉलो एंड शुड कीप इन माइंड कि एक बहुत अगेन एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। आपने कभी भी कोई डायरी में कुछ लिखा होगा अपने किसी पेपर पे, ठीक है? सो आप इस पेपर पे लिख रहे हैं, आप अगला पेज देखोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर इंप्रेशन पड़ा ना, आपने उस पर कुछ लिखा नहीं, और ऑटोमेटिकली उस पर इंप्रेशन पड़ा। तो हर एक मदर वो पेज है जहाँ पे हम लिख रहे हैं, और हर एक वो कोरा कागज आपका बच्चा है जहाँ पे ऑटोमेटिकली वो वेरी इंप्रेशन स्वीट, पड़ रहा है। स्वीट, वेरी सो स्वीट यू एग्जाम्पल। हैव टू बी दैट मेन पेज कि आप उस पर क्या लिख रहे हो, क्योंकि बच्चे पे इंप्रेशन ऑटोमेटिकली, वो कोरा कागज है, उस पर आप जैसा लिखोगे ना वो इंप्रेशन पड़ जाएगा। सो यू हैव टू वेरी वेरी माइंडफुल। इसलिए आजकल जो एक और कॉन्सेप्ट आ गया ना, माइंडफुल प्रेगनेंसी का, हाँ, दैट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। व्हाट इज माइंडफुल? माइंडफुल इज कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ये बेसिकली क्या था कि सब हमारे पुराने ग्रंथों में मेंशन था। यस, मतलब जो मैं कहती हूँ कि हिंदुइज्म नॉट अ धर्म, इट्स अ लाइफस्टाइल। यस, अगर आप देखो कि कितने सारे फॉरेनर कपल्स हैं जो अपनी सिर्फ डिलीवरी के लिए इंडिया आते हैं, अपनी प्रेगनेंसी के लिए इंडिया आते हैं, और वो यहाँ की योगा प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, वो आलोम विलोम सब वो करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो वो हिंदुइज्म नॉट अ एक धर्म नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है, वो भी साइंटिफिक। तो ये चीजें हमारे शास्त्रों में थी और होती थी। बीच में कुछ ऐसा फेज आया जहां हम ये सब चीजें भूल गए, बट अब फिर से ये चीजें आ रही हैं। बैक टू द रूट। यस, चलिए। वो है ना कि अब मैंने कहीं किसी का बहुत एक प्यारा सा फेज सुना था कि अब सतयुग आने में ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, मतलब वो था सतयुग, फिर आएगा त्रेता युग, फिर आएगा द्वापर युग, फिर कलयुग। लेकिन कलयुग में वो फेज चल रहा है कि हम वापस अपनी रूट्स की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, अब वो कलयुग भी अब टुवर्ड्स द एंड है कि अब हम बहुत जल्द सतयुग पहुंचने वाले हैं, ताकि हम, इसलिए हम अपनी रूट्स को अब टच कर रहे हैं, हाँ, सो दैट वी कैन स्टार्ट अगेन। हाँ, अब क्या है कि जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं अपने घर में प्लास्टिक, मेलामाइन, ये इस तरह की चीजें यूज नहीं करती। हमारे घर में जो है, मैं खुद पैक्ड फूड नहीं खाती, और कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम वेजिटेबल्स खाऊं, सैलड खाऊं, और ये रॉ वेरी खाऊं, नाइस। है ना, लेस ऑयल, लेस मसाला।
तो ये सब क्या है। है ये? वही तो हाँ, मतलब लाइफस्टाइल है जो हाँ, पहले का हुआ करता अपने था। घर के अंदर, मेरे घर में ज्यादातर जो खाना बनता है वो स्टील से ज्यादा मेरे घर में लोहे की कढ़ाई, ब्रास में बनता है, इन सब चीजें बनता है। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आपके पास हाउस हेल्प है तो आप उनको इन चीजों में यूज करो, उनसे इसमें हेल्प बट लो। आपको ये नहीं पता है कि वो जो आप लोहे की कढ़ाई में खाना बना रहे हैं ना, उससे आपकी बॉडी में कितना इम्पैक्ट जा रहा है। वो आप रिफाइंड ऑयल को छोड़ के जो देसी घी में खाना बना रहे हैं ना, आपकी बॉडी के लिए क्या वो मैजिक कर रहा है, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, वो आपको और आगे कुछ सालों बाद पता मतलब चलेगा। व्हेन मैं यू प्रेफर करती हूँ सरसों का तेल। यस सरसों का तेल, और वो भी मैं कच्ची धानी का मंगवाती हूँ, मतलब जो निकलता है ना कोल्हू से, मैं वहां से ऑर्डर करके मंगवाती हूँ। और जितने भी ये मिलेट्स हैं ये सब साबुत मंगवा के पिसवाती हूँ। मैं ग्लूटेन फ्री खाना खाती हूँ, ये सब पहले था। पहले था बिल्कुल होल ग्रेन्स की जो हम होल बात करते ग्रेन्स। हैं, हमारे शास्त्रों में कितना इम्पोर्टेंस था इन सब चीज़ों का। वही ना, अब पता नहीं क्या फेस आया बीच में कि हम सब भूल गए। बट चलो गुड, थैंकफुली कि अब हम वापस उन सब चीज़ों पे जा रहे हैं। थैंक यू, मुझे आपका बोलना चाहिए, आपने टाइम निकाला और इतनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बात बताई, क्योंकि कहते हैं जैसा आप बीज बोओगे वैसा आप खाओगे। तो जैसा आप अपने गर्भ में बीज कर रहे हो वैसा ही आपका जो संतान है वो दुनिया में आएगी। तो डॉक्टर शिवी राजवंशी, थैंक यू सो मच इतना टाइम थैंक यू सो निकालने के लिए और मच, इतनी थैंक यू। जानकारी देने के लिए। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात की गर्भधान संस्कार के बारे में। आई एम श्योर कि जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या फीमेल, नॉट इवन फीमेल, जो पेरेंट हैं, जो कपल प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी ये एपिसोड बहुत मायने रखता है। और हमारे हिंदू धर्म में हर संस्कार की अपनी वैल्यू है, और डॉक्टर शिवी राजवंशी जी ने ये भी बताया है, डॉक्टर शिवी ने, कि किस तरीके से ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है, जो कुछ भी बातें हमारे ग्रंथों में कही गई हैं। तो आई होप कि जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और जिनके बेबी हुआ है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी, लेकिन अपना ध्यान भी पूरा रखिए। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। जो भी कमेंट हो, जो भी सजेशंस हो, जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।